प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन का सभी पार्ट हो गया। अब ये आपका दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो सिचुएशन आपको दिया गया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, अर्थात दर्शाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न में आपको दिया है क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में क्या कहा है, क्षेत्रफल की लंबाई भूखंड के चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें ये तो पता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, लेकिन क्या हमें चौड़ाई पता है? तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो अब प्रश्न में क्या कहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तब इसकी लंबाई क्या होगी? तो लंबाई जो है ये चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी? 2x। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब एक क्या है? ज्यादा है। जो लंबाई है ये चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। अब चौड़ाई अलग है और लंबाई अलग है, तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई अलग हो और जिसकी चौड़ाई अलग हो वो कौन सी आकृति होती है? वो होती है आयत। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मान प्रश्न में दिया है 528 बराबर लंबाई का मान 2x + 1 गुणे चौड़ाई का मान x। तो चलिए इसे हल करते हैं। 528 बराबर गुणा कीजिए इसका इसमें 2x² + 1x। ठीक है, अब अच्छे से इसको लिख दीजिए 2x² + 1x बराबर के इधर +528 उधर आएगा तो -528 बराबर में क्या बचा? 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया ना। इसे आप हल करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न में ऊपर क्या कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अगर प्रश्न में नहीं कहा होता कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए तो हम लंबाई और चौड़ाई का मान भी निकाल देते। आप इतना नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 4.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है, तीन चीजें होती हैं। पहला होता है क्रमागत पूर्णांक, पहली चीज है क्रमागत पूर्णांक और दूसरी चीज होती है
क्रमागत समपूर्णांक, क्रमागत समपूर्णांक। और एक तीसरी चीज होती है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तीसरी चीज होती है, ये जो तीसरी चीज है ये होती है क्रमागत विषम पूर्णांक। अब अगर आपने तीनों चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से जान लिया तो फिर आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रमागत समपूर्णांक क्या है, फिर क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है, क्रमागत पूर्णांक क्या है। इन तीनों चीजों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 15, 16, 12, 13। अब देखिए 15 है ना, तो 15 में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। ये क्रम से संख्या है, ये क्रमागत पूर्णांक है। 12 में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 13। मतलब अगर हम पहली संख्या को यक्ष मान लेंगे तो इसी यक्ष में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या हमारी मिल जाएगी। क्या 15 है, जैसे ही हमने 15 में 1 जोड़ा तो हमें 16 अर्थात दूसरी संख्या मिल गई। यही तो इसकी एंड कंडीशन है। जैसे 17, 18, पहली संख्या 17 है, 17 को हमने मान लिया यक्ष, तो अब हमें 18 कब मिलेगा? जब हम इसी 17 में 1 जोड़ देंगे। तो 17 को हमने यक्ष माना है, इसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। मतलब अगर कभी हमें क्रमागत पूर्णांक एज्यूम करना हो तो अगर पहली संख्या यक्ष है तो दूसरी संख्या यक्ष प्लस 1 होगी। ये रही क्रमागत पूर्णांक की बातें। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें क्रमागत समपूर्णांक एज्यूम करना हो तब क्या होगा। जैसे सम संख्याएं कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10। अगर हमने इस 2 को यक्ष मान लिया तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे तो अगली क्रम के बाद सम संख्या मिल जाएगी। क्रमागत मतलब क्रम से, 2 के बाद 4, 6, 8, एक सीरियल वाइज चलना चाहिए। तो ये क्या होगा? x 2 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए? तो 2 जोड़ना होगा, मतलब x प्लस 6 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए? 2 जोड़ना है। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। तो क्रमागत समपूर्णांक अगर कभी मानना हो, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो। अब बात करते हैं क्रमागत विषम पूर्णांक। जैसे विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही तो विषम संख्याएं हैं। अगर पहली विषम संख्या के बाद, पहली विषम संख्या के जस्ट बाद हम दूसरी विषम संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब विषम संख्या में भी सेम कंडीशन है। अगर पहली विषम संख्या यक्ष है तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें इस यक्ष में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर कभी आपको क्रमागत विषम पूर्णांक मानना हो, पहला विषम पूर्णांक यक्ष आपने माना है तो जो अगला विषम पूर्णांक होगा वो यक्ष प्लस 2। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हैं जिन्हें आपको जानना है
कि हमें क्रमागत सम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक कैसे मानना है। तो इसे आप नोट में पहले लिख लीजिए, नोट पॉइंट में आप इन तीनों बातों को लिख लीजिए ताकि ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हमें एज्यूम कैसे करना है। अब हमने ये तो जान लिया कि क्रमागत पूर्णांक को कैसे एज्यूम करना है, कैसे मानना है। तो क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्रमागत पूर्णांक कहे या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहे, दोनों बातें एक ही हैं। तो लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब मैंने आपको बताया है अगर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। जैसे 17, 18, ये क्रम से संख्याएं हैं ना, 17 के बाद 18 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर पहले क्रमागत पूर्णांक को हमने x मान लिया तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल जाएगा। तो अब हमने दोनों क्रमागत पूर्णांक मान लिए। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1, इनका गुणनफल कितना है, 306। तो इसका इसमें गुणा कीजिए x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा कीजिए x, बराबर के उधर प्लस 306, इधर आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। और प्रश्न में हमसे कहा क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सिचुएशन दिया था हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का पहला और दूसरा हो चुका है, ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो फिलहाल आप इस चीज को देखिए कि हमें क्या कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हमें रोहन की माँ की आयु पता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन क्या हमें रोहन की आयु पता है, नहीं पता है। और जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो यक्स
माना जाता है या y माना जाता है। तो हमें रोहन की माँ की उम्र पता है कि वो 26 वर्ष ज्यादा है, लेकिन हमें रोहन की उम्र नहीं पता है। बस इसीलिए हम मानेंगे कि माना रोहन की आयु x है। तो लिखेंगे माना माना रोहन की आयु x तथा उसके माँ की आयु बराबर y। आप उसके माँ की आयु को y भी मान सकते हैं, लेकिन अगर y मानेंगे तब जो उसके माँ की आयु y है वो कितना वर्ष ज्यादा है, वो x से 26 वर्ष ज्यादा है। तो यहाँ पर y बराबर x प्लस 26 करना होगा। या तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी मान सकते हैं। कैसे कि अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसकी आयु x है तो उनके माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष क्या है, ज्यादा है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। जब कहता है 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष आगे की बात कर रहा है, और अगर 3 वर्ष आगे जाना है तो हमें 3 जोड़ना होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये वर्तमान आयु x है, उसके माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है। कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी 3 साल प्लस होगा और इसमें भी 3 साल प्लस होगा। अब दोनों में जब 3 साल प्लस हो जाएगा तो अब आगे क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ये हमने समीकरण बना दिया। चलिए x प्लस 3 गुणे x प्लस, पता है कि अचर संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, तो 26 भी अचर है, कांस्टेंट है, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो 26 3 29 बराबर 360। अब चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा x में होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। नियम यही है ब्रैकेट को ओपन करने का कि एक बार इसका गुणा इसमें होगा, फिर एक बार इसी का गुणा इसमें होगा। तो x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 29x प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू 29। तो करिए ये क्या होगा, 9 3 जा 27 एंड 2 3 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा, ये 87। यहाँ पे ये हो जाएगा 8, तो 87 हो जाएगा इक्वल टू 360।
अंग्रेजी में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना। एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब देखिए, अब हिंदी में बोलेंगे। ये 29 और 3 32x हो जाएगा। हम लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में ही बात करेंगे। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। बराबर के उधर प्लस में 360, इधर आएगा तो माइनस में 360, बराबर में क्या बचा? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, चूंकि 360 बड़ा है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहां भी माइनस ही लगेगा। 10 में से 7 जाएगा 3, यहां पर ये 5 और 5 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 2 हो जाएगा, बराबर 0। अब अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें रोहन की उम्र भी निकल जाएगी और रोहन के माँ की उम्र भी निकल जाएगी। लेकिन हमसे समीकरण को हल करने के लिए नहीं कहा है, हमसे बस इतना कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये एक समीकरण बन गया है और इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2। मतलब ये कैसा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। और हमसे प्रश्न में यही कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।